हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज आवर कंसेप्ट नंबर 5। बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट लेके आए हैं फॉर द नीट 2022 एग्जामिनेशन, फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो नीट के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो टॉप 100 कंसेप्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो नीट के एग्जामिनेशन में आपके से पूछे जा सकते हैं। और आप देखेंगे 80 to 90% ऑफ पेपर आपको इन जो मैं टॉप 100 कंसेप्ट दे रहा हूँ उससे ही आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका होमवर्क भी दे रखा है, मतलब एक डीपीपी दे रखी है, इसमें 10 to 20 क्वेश्चन ऑन बाइंडिंग एनर्जी आपको मिल जाएंगे। वो सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। क्योंकि टॉपिक है 15 से 20 मिनट में टॉपिक को यहाँ पे सेशन में ख़त्म करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन सॉल्व करके अपने 4 मार्क्स अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में कंफर्म करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, शुरू किया जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी शुरू करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की कहानी अगर मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी की कहानी शुरू होती है, बात शुरू होती है कहाँ से? एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जिसे कहते हैं। तो बच्चा पार्टी, न्यूक्लियर बॉम्ब होता क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब में एनर्जी कहाँ से आती है? पहली बात इस बात को समझते हैं। मान लो ये एक आपका एटॉमिक बॉम्ब था जिसका मास m था, ये फूटता है भाई। जब ये फूटेगा तो जब ये एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन में क्या होता है? ये खूब ढेर सारे छोटे 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 न्यूक्लियॉन्स में बट गया। खूब छोटे 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 इसके टुकड़े हो गए, बहुत छोटे छोटे इसके न्यूक्लियॉन्स हो गए। लेट से ये सब मास m है, ठीक है। सभी के मास, किसी का m1 प्लस m2, किसी का m3, किसी का mn, किसी का m4, किसी का m6, m5। तो खूब ढेर सारे मासेस छोटे 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 न्यूक्लियॉन्स में, पार्टिकल्स में बट गया। तो जब ये मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो देखा गया कैपिटल M जो था ये पता चला कुछ ज्यादा मिला, कुछ ज्यादा मिला। मतलब इनिशियली जो मास था वो टोटल, अगर सम ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट मासेस कर दूं, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू जितने भी थे mn, मान लो n इसके पार्ट्स हुए तो सभी के मास जोड़ दिए तो इक्वल ना आके पेरेंट एटम का मास थोड़ा ज्यादा मिला। तो यहां से हमें पता चला कुछ मास गायब है, कुछ मास गायब है। तो जो मास गायब होता है उसको लिखते हैं डेल्टा m और बोलते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ पेरेंट एटम माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाता है। फिर इसके बाद अपने आइंस्टीन सर आए और आइंस्टीन ने बताया क्या? अपना मास एनर्जी रिलेशन। उन्होंने बताया जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है। किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में, किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में अगर मास डिफेक्ट तुम्हें मालूम है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। मास डिफेक्ट क्या होती है? मास ऑफ पेरेंट एटम माइनस मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो कुछ मास, एटॉमिक बॉम्ब एटॉमिक एक्सप्लोजन जब भी होते हैं तो देखा जाता है कि कुछ मास गायब हो जाता है। तो बेसिकली जो मास गायब होता है वो क्या होता है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मास जो है यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा होती है। वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अब इस डेल्टा एम की वैल्यू किसी भी एक न्यूक्लियस के लिए देख लेते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती। फिर तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती दोस्त? इट इज अ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of nucleus from its constituent nucleons।
न्यूक्लियॉन समझ रहे हो क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे जब उनको बाइंड किया गया, उनको जोड़ के एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस बनाया गया। न्यूक्लियस स्टेबल होता है, स्टेबल है अगर तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करी होगी, तो वो जो एनर्जी एक कंस्टिट्यूटेड इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को जब जोड़ के एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है बच्चा पार्टी? वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो समझना बच्चा पार्टी, कोई लेट से न्यू एलिमेंट है एक्स ए जेड, तो यहां तो आप सबको ये पता होगा जेड जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है? और ए क्या होता है? मास नंबर होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो अगर मेरे को इस इंफॉर्मेशन से पूछा जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इस एलिमेंट में, तो तुम प्रोटॉन्स बोल दोगे जेड होंगे। और अगर तुमसे बोल दिया जाए कि दोस्त अच्छा प्रोटॉन तो बता दिया, जरा एक बार न्यूट्रॉन भी बता दो कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन के लिए तुम बोल दोगे भाई अगर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ए के बराबर था तो जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो सिंपली ए माइनस जेड हो जाएंगे। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से। यहां तक कंफर्टेबल है सभी लोग? इसके बाद आगे बढ़े तो यहां इस केस में जो मास डिफेक्ट आएगा, लेट से इस न्यूक्लियस का मास कितना है? टोटल मास इस न्यूक्लियस का कितना है? कैपिटल एम है। इस न्यूक्लियस का टोटल मास कितना है दोस्त? कैपिटल एम है। क्लियर है? इस न्यूक्लियस का टोटल मास कितना है? कैपिटल। तो मास डिफेक्ट जो आएगा, होता क्या है जब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स थे उनका जो मास होगा, यहां पे देखो स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, तोड़ा नहीं जा रहा है, फॉर्मेशन की जा रही है, फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां देखा जाता है जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास था, इंडिविजुअल न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा? z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, प्लस कितने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं, तो a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दोगे, a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास, माइनस कर देंगे मास ऑफ पेरेंट एटम या पेरेंट न्यूक्लियस। तो ये क्या आ जाएगा यहां पे? इस केस में किसी भी एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो, जो मास डिफेक्ट आता है वो ये आ जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज होगी दोस्त वो कितनी होगी दोस्त? एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी? E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? यहां तक आप सभी लोग सहमत हैं? z नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, ये इतना था, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यहां से आपका आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। अब देखते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर को यूज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि सर ये फॉर्मूला तो सभी को रटा रहता है, बचपन में रट लिया था हमने, इसको यूज कैसे करना है ये बता दीजिए हमको बस।
तो इसको यूज करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, जो मास डिफेक्ट है वो तुम्हें दो तरीके से दे सकता है। वो डेल्टा एम आपको ग्राम ऑब्लिक किलोग्राम में दे सकता है। इफ अगर ये डेल्टा एम ग्राम और किलोग्राम में होगा तो आप एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वैल्यू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर में, सी की वैल्यू कितनी रख देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो डेल्टा एम है उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे इन किलोग्राम। डेल्टा एम को चेंज करेंगे किसमें, इन किलोग्राम, और पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? कंफर्टेबल है? फर्स्ट तरीका तो ये है, फर्स्ट थिंग तो ये था। सेकंड बात ये आती है बच्चा पार्टी, इफ डेल्टा एम इज गिवन इन 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट दे रखे होंगे या फिर इन टर्म्स ऑफ यू दे रखा होगा। AMU को शॉर्ट फॉर्म में यू दे रखा है, डेल्टा एम इन AMU ऑब्लिक यू। AMU को एटॉमिक मास यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट। इस केस में आपको यह पता होना चाहिए, इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट का अगर क्या कहते हैं, और 1 U, अगर डेल्टा एम की वैल्यू 1 AMU के बराबर होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल्स में आएगी। इस केस में कितनी आएगी बच्चा पार्टी, एनर्जी जो आएगी वो किस में आएगी, जूल्स में आएगी। लेकिन यहां जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर डेल्टा एम तुम्हें AMU में दे रखा है तो इन दैट केस जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय जो भी डेल्टा जितने भी AMU दे रखा है उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपके पास एनर्जी, उतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपके पास सॉल्व कर के आ जाएगी। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, फिट एंड फाइन, ऑल वेल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। तो दो ही तरीके से तुम्हें डेल्टा एम दे सकता है, या तो किलोग्राम या ग्राम में दे रखा होगा। ग्राम में दे रखा होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको दे पता है, पुट कर दोगे, जो एनर्जी का आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल्स में आएगा। लेकिन वही अगर डेल्टा एम तुम्हें AMU एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा होगा तो अब तुम्हें पता होना चाहिए एक AMU के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो जितने भी डेल्टा एम की जो भी वैल्यू दे रखी, जितने भी डेल्टा एम की जो भी वैल्यू दे रखी उसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे तो उस प्रोसेस की एनर्जी रिलीज आ जाएगी। थर्ड प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड, बाइंडिंग एनर्जी और एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस। किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज या बाइंडिंग एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होगी और कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे समझना पार्टी। तो एनर्जी रिलीज्ड, इसे डेल्टा Q से भी लिखते हैं। एनर्जी रिलीज या डेल्टा Q इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज, ये किसके बराबर आएगा, तो ये जो आएगा बच्चा पार्टी ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट भाई प्रोडक्ट साइड में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने भी न्यूक्लियस बने, उन सबकी नेट टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दोगे तो प्रोडक्ट, उसमें से रिएक्टेंट साइड की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो माइनस कर दोगे तो टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर प्रोसेस आपका ये सॉल्व होके आ जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। तो अब हमें यह भी पता चल गया बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगा उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो दोस्त अगला पॉइंट अपन देखते हैं इस चैप्टर में, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं लिख दूं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट 100% नहीं है, ये आधा सत्य है। ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज्ड, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल प्रोडक्ट बना होगा, उतना स्टेबल न्यूक्लियस बना होगा। लेकिन ये बात इतनी ही सत्य है, मान लो कोई आदमी है वो महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और एक कोई दूसरा है जो सिर्फ 50,000 कमाता है। तो ए 1 लाख कमाता है, बी 50,000 पर। मैं पूछूं कौन ज़्यादा सुखी है, कौन ज़्यादा आराम से अपना जीवन व्यतीत, तुम कहोगे ए, बिकॉज उसके पास 1 लाख रुपए, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। नहीं, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए उसके जीवन में, संतोष नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नहीं है तो पैसे का क्या करेगा? पैसा लेके कोई ऊपर थोड़ी ना जाता है। अरे ये तो कॉमेडी वाली बात हो गई। सिंपल सी बात है, एनालॉजी समझिए। अगर ए जो है 1 लाख रुपए कमाता है, उसके घर में 20 लोग हैं, पूरा मतलब क्रिकेट टीम बना रखी है दोनों तरफ वाली, अकेले ही खेल लेते हैं मैच घर में ही, तो 5,000 रुपए पर बंदे के एक्सपेंस में आए। लेकिन बी हमारे दो में बिलीव करता है, 4 लोग हैं उसकी फैमिली में, तो जो वो 50,000 रुपए कमा रहा था पर पर्सन 12,500 रुपए खर्च करने को है। तो बी ज्यादा, मतलब पर पर्सन इनकम ज्यादा मैटर करती है रादर देन टोटल फैमिली इनकम। वैसे ही स्टेबिलिटी का जो ट्रू मेजर है, स्टेबिलिटी का जो ट्रू मेजर है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? ए। तो स्टेबिलिटी का जो सही तरीका है स्टेबिलिटी को चेक करने का जो सही तरीका है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये जो अभी सीखी, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में जो डेल्टा एम है वो आपको दे रखा है 2 ग्राम, और सेकेंड ग्राफ में इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.02 AMU। अगर एक बार ग्राम में दे रखा है और एक बार AMU में दे रखा है तो आपसे एनर्जी रिलीज पूछा गया। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये ग्राम में दे रखा है, तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 10⁻³ इंटू सी कितना होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दोगे, और ये किस में आ जाएगी? जूल्स में आ जाएगी। तो यहां से एनर्जी करोगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 2 18, 8 का स्क्वायर करोगे 16, 16 माइनस 3 कर दोगे 13 इंटू 10⁻13 जूल्स। तो 18 इंटू 10⁻13 जूल्स एनर्जी रिलीज होगी अगर 2 ग्राम का भी मास डिफेक्ट। इतनी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ठीक ठाक शहर की ऐसी तैसी कर दे। 10⁻13 जूल के ऑर्डर की आ रही है। तो आधा किलो अगर कहीं का मास डिफेक्ट इतना आ ही नहीं सकता, लेकिन 2 ग्राम का मास डिफेक्ट समझो 2 ग्राम कितना कम होता है। सेकेंड पार्ट में अगर ये AMU में दे रखा है तब जो एनर्जी फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा एम कितना दे रखा है 0.02 AMU, और 1 AMU के करस्पॉन्डिंग कितनी आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो 931.5 मल्टीप्लाइड बाय
0.02 कर दिया तो ये आ जाएगा एनर्जी रिलीज 18.63 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये ग्राम में दे रखा होगा तो 3 × 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वही अगर एएमयू में दे रखा होगा तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये सारी चीज़ें हो गई। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? आयरन, जिसका मास नंबर कितना होता है? 56। Fe क्या है? मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो हर एक कोई आयरन के न्यूक्लियस को बनना चाहता, मतलब आयरन क्या है बच्चा पार्टी? ये आयरन क्या है बच्चा पार्टी? ये न्यूक्लियस की दुनिया का शर्मा जी का बेटा है। हर कोई शर्मा जी के बेटे के जैसा बनना चाहता है। ये छोटे वाले क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, जुड़ के। ये दो छोटे छोटे, मान लो ये 12 और ये 16 मिलके आयरन बनना चाहेंगे। ये सल्फर और कार्बन जुड़ के इसके तरफ जाना चाहेंगे। सिमिलरली यूरेनियम वाला टूटेगा, ये सब टूटेंगे, कहेंगे दो छोटे हिस्से में बन जाए ताकि हम यहाँ कहीं पहुँचे। आयरन के करीब जाना सब चाहेंगे। तो आयरन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। जिनका मास नंबर 180 से लेके 30 के बीच में है, ये कैसे होते हैं बच्चा पार्टी? स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। ये आमतौर पे ना फ्यूज करते हैं ना फिजन करते हैं, ये स्टेबल रहते हैं। इनकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली सबकी आसपास में, एक दूसरे के आसपास में ही होती है। लेकिन वही जो मास नंबर है आपका वो लेस देन 30 हो गया, तो ये न्यूक्लियस 30 से कम वाले जितने भी हैं, ये कौन सा प्रोसेस करना चाहते हैं? फ्यूजन करना। फ्यूजन मतलब जुड़ना, एडिशन। दो छोटे छोटे जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे ताकि आयरन के करीब जा सकें। और वहीं अगर ए ग्रेटर देन 180 हो गया तो वो क्या होगा बच्चा पार्टी? फिजन के प्रोसेस में जाएंगे। तो अगर बच्चा पार्टी आप मास नंबर में इधर से इधर, मतलब ये समझ लो आयरन एक आइडियल पोजीशन हो गई, इधर से इधर जाओगे तो भी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और क्या होगा? स्टेबिलिटी गेन होगी। और अगर तुम यहां से आयरन की तरफ, इधर की तरफ भी मूव करोगे तब भी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये फ्यूजन का प्रोसेस करके आयरन की तरफ आना चाहेंगे, ये फिजन। मतलब फिजन और फ्यूजन दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात ये समझ में आई। अभी बातें समझ में आ गई तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं उनको भी कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। AIPMT 2006 का सवाल है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन कितना हुआ? 1s2 प्लस 1s2। ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? 2He4। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है? 2.2। इसकी कितनी दे रखी है? 2.2। और हीलियम की कितनी दे रखी है? 28। तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो 28 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख दोगे, 2.2 प्लस 2.2 सॉल्व कर लोगे, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो, लिथियम न्यूक्लियस है 0.042 U, देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इन द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली। तो देखो मास डिफेक्ट दे रखा है, तो सबसे पहले डेल्टा M दे रखा है 0.042। तो अब आप क्या निकालोगे दोस्त? बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आई होगी या एनर्जी रिलीज जो आई होगी वो 0.042 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई होगी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पूछा है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है? क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना पड़ेगा।
लिथियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं? 7 हैं। तो ये जो भी आंसर आया है दोस्त आपका 0.042 इंटू 931, अप्रोक्सीमेट निकालना 0.5 करे भी क्यों, इंटू 931 बाय 7 से काट दोगे तो ये 0.0 तो था ही, 0.6 हो जाएगा। तो आप 931 मल्टीप्लाइड बाय 0.006, तो ये 5.586, दैट इज इक्वल टू 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये AIPMT प्री 2010 में पूछा गया था। इसी तरीके के सवाल आप लोगों को एग्जामिनेशन में आएंगे जो आपको करते रहेंगे। कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा बच्चा पार्टी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की दे रखी है, वो ना दे के आपको ऐसा कह देता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 1.1, तो पर न्यूक्लियॉन 1.1 दे रखा लेट से, तो एक न्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? 2, तो 1.1 इंटू 2 करते तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आती। सिमिलरली ये 28 ना देके तुम्हें हीलियम का बोल देता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 7, तो तुम 7 माइनस 1.1 नहीं करते, पहले देखते कितने न्यूक्लियॉन है हीलियम में, 4, तो 7 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आती, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। कहाँ पे दे रखे हैं? होमवर्क में। और होमवर्क कहाँ पे है? वो DPP है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो और देखो। और आपको ये DPP कहाँ मिल जाएगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, t.me/physics। ओके, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और एक शानदार तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्त? तो अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो सर +4 मार्क्स हो गए, आज 4 मार्क्स डन। तो इस सेशन को करने के बाद आप मान के चलिए आपके 4 मार्क्स नीट के अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में कंफर्म हो चुके हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।